नमस्कार मित्रों, आज की कैबिनेट ब्रीफिंग में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, आज केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों के बारे में आप सबको जानकारी देने के लिए माननीय रेलवे, सूचना एवं प्रसारण तथा माईटी के कैबिनेट मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी उपस्थित हैं। माननीय मंत्री जी का हार्दिक स्वागत है। ब्रीफिंग के बाद कैबिनेट के निर्णयों से संबंधित प्रश्नों का उत्तर माननीय मंत्री जी देंगे। अब आदरणीय मंत्री महोदय से निवेदन है कि आप मीडिया को संबोधित करें। नमस्कार दोस्तों, आज सबसे बड़ा जो फैसला लिया गया है कैबिनेट में वो है कि 70 इयर्स से ज़्यादा के जो हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं उनको यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज आयुष्मान भारत पीएम जन आरोग्य योजना में कवर करने का फैसला लिया गया है। ये बहुत बड़ा फैसला है। इस फैसले में एक बड़ी मानवतावादी सोच है, बहुत ही एक ह्यूमैनिटेरियन थिंकिंग है और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो कमिटमेंट दिया था वो कमिटमेंट आज डिलीवर किया है, उस कमिटमेंट को फुलफिल किया है। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि 70 वर्ष की आयु के ऊपर के हर बुजुर्ग को आयुष्मान योजना के दायरे में लाया जाएगा और 70 साल के ऊपर के हर बुजुर्ग, चाहे वो गरीब हो, चाहे मध्यम वर्ग के हो, चाहे उच्च मध्यम वर्ग के हो, ये नया दायरा होगा जिनको 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा मिलेगी। आज ये स्कीम प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कैबिनेट ने अप्रूव की और इससे देश में करीब 4.5 करोड़ फैमिलीज, जिसमें करीब 6 करोड़ सीनियर सिटीजन्स कवर होंगे, ये नए एडिशनल इसमें जुड़ेंगे। आप सब जानते हैं कि आयुष्मान भारत विश्व की सबसे बड़ी हेल्थ एश्योरेंस स्कीम है। इतनी विशाल स्कीम जिसमें करीब 12 करोड़ 30 लाख फैमिलीज कवर्ड हैं और देश भर में जहां पर भी आप जाके आयुष्मान के लाभार्थियों से अगर मिलेंगे तो वो कितना आशीर्वाद देते हैं वो सब आपने देखा होगा। इस स्कीम में आज एक नया अध्याय जुड़ा है जो कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कमिट किया था, एक कमिटमेंट दिया था कि 70 से अधिक आयु के सभी सीनियर सिटीजन्स को कवरेज दी जाएगी। कई फैमिलीज ऐसी हैं जो ऑलरेडी कवर्ड हैं जिसमें सीनियर सिटीजन है। ऐसी फैमिलीज में एडिशनल कवरेज, टॉप अप कवरेज 5 लाख रुपए पर एनम का रहेगा। मान लीजिए कोई एक गरीब परिवार है किसी ग्रामीण क्षेत्र में या शहरी क्षेत्र में जिसका ऑलरेडी आयुष्मान योजना के अंडर कवरेज है, उसमें अगर सीनियर सिटीजन्स हैं तो उसमें एडिशनल कवरेज ये रहेगा, टॉप अप कवरेज रहेगा 5 लाख रुपीस का, जो कि केवल सीनियर सिटीजन्स के लिए रहेगा। और जो फैमिलीज कवर्ड नहीं है, मान लो कोई एक मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास फैमिली है, वो आयुष्मान में कैटेगरी में नहीं आते थे, उसमें भी 70 प्लस से ज्यादा के जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनके लिए एक नया कवर जो कि 5 लाख रुपीस का रहेगा, 5 लाख रुपीस पर ईयर का। ये शेयर्ड कवर का मीनिंग आप पूछना चाहेंगे, जानना चाहेंगे। शेयर्ड माने शेयर्ड बिटवीन दी सीनियर सिटीजन्स। शेयर्ड माने शेयर्ड बिटवीन दी सीनियर सिटीजन्स। मान लो किसी परिवार में 2 सीनियर सिटीजन्स हैं तो 5 लाख का कवरेज उन 2 सीनियर सिटीजन्स के लिए। बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला है, बहुत ही ह्यूमैनिटेरियन स्टेप है और समाज के जो आज के हमारे एक ट्रांजिशन हो रहा है कि जॉइंट फैमिलीज से कई बार न्यूक्लियर फैमिलीज होती जा रही है, उसमें सीनियर सिटीजन्स की हेल्थ कवरेज के लिए, उनकी सामाजिक सुरक्षा के लिए ये बहुत बड़ा स्टेप है। इसमें बहुत जल्दी कार्यक्रम फील्ड में रोल आउट होगा जिसमें सीनियर सिटीजन्स को रिक्वेस्ट किया जाएगा कि आप इसमें अप्लाई करें।
जहां पर सीनियर सिटीजन्स ऑलरेडी कोई सेंट्रल गवर्नमेंट के या स्टेट गवर्नमेंट के हेल्थ कवरेज प्रोग्राम में कवर्ड है, मान लीजिए सीजीएचएस में कवर्ड है या डिफेंस का जो कार्यक्रम होता है उसमें कवर्ड है, उन सबको वही कवरेज रखने का ऑप्शन रहेगा। यानी आप आयुष्मान में आना चाहें तो आयुष्मान में आइए और एग्जिस्टिंग कवरेज में रहना चाहें तो एग्जिस्टिंग कवरेज में रहिए। जो ईएसआईसी में कवर्ड है उनको भी एलिजिबिलिटी रहेगी और जो प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस लिए हुए हैं उनकी भी एलिजिबिलिटी रहेगी आयुष्मान के इस कवरेज में एंटर होने की। बहुत ही एक बड़ा ये कार्यक्रम है और इसका इनिशियल आउटले 3,437 करोड़ रुपीस रखा गया है। ये डिमांड बेस्ड स्कीम है, जैसे डिमांड बढ़ती है तो इसमें डेफिनेटली कवरेज बढ़ा जाएगा। अब मैं बाकी के सभी आज के अप्रूवल्स पे आता हूं। आपने देखा ग्रीन पावर और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की हिस्टोरिक थर्ड टर्म में कई फैसले लिए गए हैं। आज हाइड्रो पावर के लिए एक और बहुत बड़ा फैसला लिया गया है। हाइड्रो पावर हमारे देश में बड़ा पोटेंशियल है 133 गीगावाट का, यानी 1,33,000 मेगावाट का। इसमें जो प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज आ रही हैं उसमें अभी हाल ही में आपको ध्यान होगा कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए इक्विटी सपोर्ट का एक फैसला लिया गया था। आज पूरे देश भर में हाइड्रो पावर के लिए जो इनेबलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है, कोई रोड की कनेक्टिविटी हो, रेलवे साइडिंग की जरूरत हो, कहीं पर ट्रांसमिशन लाइंस की जरूरत हो, केबल्स की जरूरत हो, कहीं पे कम्युनिकेशन नेटवर्क की जरूरत हो, उन सबको सपोर्ट करने के लिए 31,350 मेगावाट को इनेबल करने के लिए आज एक बड़ा कार्यक्रम एक अप्रूव हुआ है, जिसमें 12,461 करोड़ रुपीस का आउटले है। 12,461 करोड़ रुपीस का आउटले है। इसमें यह रहेगा कि 200 मेगावाट तक के जो प्रोजेक्ट हैं उसमें 1 करोड़ पर मेगावाट सपोर्ट दिया जाएगा और 200 मेगावाट से ज्यादा के जो प्रोजेक्ट्स हैं, बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, उसमें 200 करोड़ प्लस 0.75 करोड़ यानी 75 लाख रुपए पर मेगावाट के हिसाब से सपोर्ट दिया जाएगा। साथियों, हमारी जो रिन्यूएबल एनर्जी यानी नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी है, उसका जो टारगेट है 500 गीगावाट का, जो कि बड़ा एम्बिशियस टारगेट है लेकिन अच्छी प्रोग्रेस है, उसमें ये वाले आज के फैसले से बहुत एक इंप्रूवमेंट आएगा। नेक्स्ट बहुत बड़ा फैसला लिया गया है पॉल्यूशन से बचने के लिए और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। पीएम ई ड्राइव 10,900 करोड़ रुपीस का ये प्रोग्राम है। आप सब जानते हैं कि फेम 1 और फेम 2 अच्छे सक्सेसफुल कार्यक्रम रहे थे। 16 लाख से ज्यादा 16 लाख से ज्यादा इलेक्ट्रिकल व्हीकल सपोर्ट हुए हैं फेम 1 और फेम 2 में। इन दोनों कार्यक्रमों से जो सीखने को मिला, जो अनुभव आया, उस अनुभव के आधार पर आज पीएम ई ड्राइव स्कीम लॉन्च हुई है। इसमें 2 व्हीलर्स, 3 व्हीलर्स, ट्रक्स और एम्बुलेंसेज और ई बसेस को कवर किया जाएगा। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखा गया है कि एम्बुलेंस के केस में हाइब्रिड एम्बुलेंस को सपोर्ट करेंगे, बिकॉज एब्सोल्युटली 100% श्योरिटी चाहिए होती है एम्बुलेंस के मैटर्स में। ट्रक के मामले में जो अगर हम देखें व्हीकल्स में जो पॉल्यूशन होता है उसमें मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन ट्रकिंग से होता है, इसीलिए इस बार ट्रक्स को भी इसमें लिया गया है ई ड्राइव प्रोग्राम में। और ट्रकिंग में कई अच्छी टेक्नोलॉजीज डेवलप हुई हैं, उनको इस कार्यक्रम में इंक्लूड किया गया है। और साथ ही साथ
बहुत बड़ा फोकस किया गया है कि चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को देश भर में डेवलप किया जाए। इसके लिए 88,500 साइट्स को सपोर्ट करने के लिए 100% सपोर्ट होगा, वो फैसिलिटी इसमें दी गई है। और साथियों, इसमें ये ध्यान रखना है कि ये जो सपोर्ट है ई ड्राइव का, दिस सपोर्ट इज ओवर एंड अबव दी PLI component and the GST relief which is already available to the EV segment, EV sector. This entire program will be a big help in having sustainable growth and making sure that our country progresses very rapidly on the electrical vehicle movement. इसी से जुड़ा हुआ एक बड़ा फैसला लिया गया है। आपको ध्यान होगा कि कुछ समय पहले एक PM E-बस प्रोग्राम लॉन्च किया गया था। PM E-बस प्रोग्राम में जो मंथली पेमेंट होता है पार्टनर को, PPP प्रोजेक्ट में पार्टनर को, उससे पेमेंट की सिक्योरिटी का इश्यू आ रहा था। तो जो देश भर में करीब 38,000 ई-बसेस ऑलरेडी करीब करीब लगने लग गई है, कई लगने के प्रोसेस में है, उनके मंथली पेमेंट को गारंटी किया जाएगा पेमेंट सिक्योरिटी मैकेनिज्म के थ्रू। मैं आपको बहुत खुशी के साथ बताना चाहूंगा कि ई बस से जो ऑपरेटिंग कॉस्ट कम होती है, क्योंकि अगर हम डीजल से कंपेयर करें तो इलेक्ट्रिक बसेस आर ऑलमोस्ट लेस देन हाफ दी ऑपरेटिंग कॉस्ट। मेंटेनेंस कॉस्ट भी बहुत कम हो जाती है। उसके कारण कई ट्रांसपोर्ट अथॉरिटीज स्टेट्स में, शहरों में, दे हैव स्टार्टेड कमिंग इनटू प्रॉफिट नाउ। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर जो 40-50 साल से हम लोग सुनते आए कि स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन कभी प्रॉफिट में आ ही नहीं सकता, कभी वायबल हो ही नहीं सकता। वो आज ई बस कार्यक्रम के कारण पॉसिबल हो पाया है। पॉल्यूशन लोड कम होता है और प्रॉफिटेबिलिटी होती है, बेटर सर्विसेज होती है, नॉइज कम होती है, कई तरह के फायदे हैं। तो अब इस पेमेंट सिक्योरिटी मैकेनिज्म के कारण बहुत सारे शहरों में ई बस का प्रचलन और बढ़ेगा। दिस इज अनदर वेरी बिग माइलस्टोन इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। नेक्स्ट, हम सब जानते हैं कि ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना एक ऐसा कार्यक्रम है जिसने देश के ग्रामीण क्षेत्रों में एक सिग्निफिकेंट बदलाव इस कार्यक्रम के जरिए से आया है। इस प्रोग्राम के लॉन्च होने के बाद से कई जो स्टडीज हुई हैं, वो स्टडीज दिखाती है कि जहां जहां पर विलेजेस को कनेक्टिविटी मिली है, वहां पर किसानों की एग्रीकल्चरल इनकम में इंप्रूवमेंट आया। एक स्टडी बताती है कि 8% इंप्रूवमेंट आ जाता है जैसे ही रोड कनेक्टिविटी मिलती है। हेल्थ केयर में, एजुकेशन में, और विशेषकर जो बहनों की एजुकेशन, बेटियों की एजुकेशन, उसमें बहुत बड़ा असर आता है। बिकॉज कनेक्टिविटी हो जाने से सिक्योरिटी भी बहुत बढ़ जाती है, श्योरिटी रहती है स्कूल जाने के लिए। तो आज इसमें बहुत बड़ा फैसला लिया गया है कि जितने भी विलेजेस और हैबिटेशंस जिनकी पॉपुलेशन बढ़ी है इस बीच में और वो अब एलिजिबल हुए हैं, उनको 2011 के सेंसस के अनुसार कवरेज दिया जाएगा। ये प्रधानमंत्री जी की जो सैचुरेशन अप्रोच है, उसी सैचुरेशन अप्रोच के तहत है कि ईच एंड एवरी हैबिटेशन विच इज स्टिल लेफ्ट आउट शुड बी कवर्ड। तो करीब 25,000 अनकनेक्टेड हैबिटेशंस हैं जो कि विशेषकर पॉपुलेशन ग्रोथ के कारण एलिजिबल हुए हैं या फिर कोई और दूसरे सोशियो इकोनॉमिक कारण के कारण एलिजिबल हुए हैं। उन सबको अब कवर किया जाएगा और इसके लिए अ मैसिव आउटले हैज बीन earmarked 70,125 crore rupees. 70,125 crore rupees. इसमें 40 करोड़ ह्यूमन डेज का
एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, 40 करोड़ ह्यूमन डेज का एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा। और जो नई टेक्नोलॉजीज है, गतिशक्ति पोर्टल, कंस्ट्रक्शन की नई टेक्नोलॉजीज, ब्रिजेस के अलाइनमेंट की नई टेक्नोलॉजीज, उन सब का इसमें उपयोग किया जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। अगर हम कहें ग्रामीण क्षेत्रों में जितने कार्यक्रम हाथ में लिए गए हैं, उनमें से जो टॉप 5 प्रोग्राम्स हैं, उनमें से एक ये प्रोग्राम माना जाता है। और आप में से कई लोगों ने, कई साथियों ने ग्रामीण क्षेत्रों में पत्रकारिता की है, तो आप सब जानते होंगे कि इसका कितना मैसिव इम्पैक्ट है। सो दिस इज अनदर बिग माइलस्टोन। आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में यूनियन कैबिनेट ने एवरी रिमोटेस्ट विलेज शुड बी कनेक्टेड, इसमें कई कंसेशंस दिए गए एलिजिबिलिटी के लिए। जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं और हिली स्टेट्स हैं, उसमें जो 500 का कैटेगरी, 500 पॉपुलेशन का जो क्राइटेरिया था, उसको रिवाइज किया गया है। और LWE अफेक्टेड एरियाज हैं, उसमें भी 500 पॉपुलेशन, मिनिमम पॉपुलेशन का क्राइटेरिया रिवाइज किया गया। वो डिटेल्स आपके सामने जब नोटिफिकेशन आएगा तब आ जाएगा। और ये प्रोग्राम से करीब करीब 62,500 किलोमीटर की नई रोड्स बनेगी, 62,500 किलोमीटर की नई रोड्स बनेंगी। बाय 2029 इस पूरे प्रोग्राम को कंप्लीट करने का टारगेट लिया गया है। साथियों, लास्ट आज का मिशन मौसम। वेदर फोरकास्टिंग टेक्नोलॉजीज में कई अच्छे चेंजेस आए हैं। हमने हाल ही में देखा कि किस तरह से नए रडार्स, बेटर रेजोल्यूशन के सैटेलाइट पिक्चर्स और उनसे इन्फरेंस लेने का जो मेथड है, इन सब से वेदर फोरकास्टिंग में एक्यूरेसी काफी बढ़ सकती है। इसी पोटेंशियल को ध्यान में रखते हुए 2000 करोड़ रुपीस के एलोकेशन के साथ मिशन मौसम लॉन्च किया जाएगा। आज यूनियन कैबिनेट में अप्रूव किया माननीय प्रधानमंत्री जी ने। बहुत फोकस किया जाएगा डेटा मॉडलिंग पे, डेटा ड्रिवन टेक्नोलॉजीज पे, नेक्स्ट जनरेशन रडार्स पे, सैटेलाइट्स पे। और इसमें बहुत सारी चीजें आत्मनिर्भर भारत के मिशन के तहत भारत में ही बनेगी, भारत में ही डेवलप होगी। हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर्स, AI, ML और साथ ही साथ दुनिया के जो बड़े रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके साथ कोलैबोरेशन। टारगेट ये रहेगा कि आने वाले 5-6 वर्षों में बहुत ही एक्यूरेट एग्रो एडवाइजरी आ सके और बहुत एक्यूरेट नाउ कास्ट टेक्नोलॉजीज आ सके। हम कहते हैं फोरकास्ट, उसकी जगह नाउ कास्ट, यानी बहुत जल्दी, बहुत कम समय में आगे आने वाले मौसम की जानकारी हम दे सके। ये आज बड़े फैसले लिए गए। मैं बहुत क्विकली आपके सामने समराइज कर देता हूं, क्योंकि कई साथियों का रिक्वेस्ट आया कि एक बार आप कंप्लीट क्विकली रन थ्रू करेंगे। सीनियर सिटीजन 70+ ईयर्स, सभी को आयुष्मान भारत में कवर करने का बड़ा निर्णय। सेकेंड, हाइड्रो पावर के लिए 12,461 करोड़, जिसमें कि इनेबलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पे जोर दिया जाएगा। तीसरा, PM E-ड्राइव 10,900 करोड़ रुपीस का प्रोग्राम, जिसमें कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रमोट किया जाएगा। PM E-बस में पेमेंट सिक्योरिटी मैकेनिज्म 3,435 करोड़ का, जिससे कि इलेक्ट्रिक बसेस जो देश भर में चलने लगी है, उसको एक सस्टेनेबल मोड में चलाया जाए। PM ग्राम सड़क योजना रिमोटेस्ट विलेजेस को सैचुरेशन मोड में कवर करने के लिए 70,125 करोड़ रुपीस का एलोकेशन। और मिशन मौसम 2,000 करोड़ का, जिसमें हम एक्यूरेट फोरकास्टिंग कर सके। थैंक यू। अब आप सबसे अनुरोध है कि आप अपना प्रश्न पूछें और अपने संस्थान का नाम अवश्य बताएं। तो 211 नंबर, 211 पीछे। सर, मैं लक्ष्मण, CNBC आवाज से। मेरा सवाल ये है कि जो फेम पॉलिसी थी, फेम 1, फेम 2,
उसकी जगह अब हम लोग पीएम ई ड्राइव लाए हैं, तो नाम बदलने के पीछे मकसद क्या है? और दूसरा, इसमें कारों को शामिल नहीं किया गया, इसके पीछे कुछ खास वजह? फेम 1 और फेम 2 बहुत सक्सेसफुल रही। उससे जो सीख के, उससे जो एक्सपीरियंस से जितना कुछ अनुभव हुआ, उस अनुभव के आधार पे एक नई स्कीम बनाई गई है पीएम ई ड्राइव। पीएम ई ड्राइव में कई अच्छे इनोवेशंस किए गए हैं, जैसे हाइब्रिड भी अलाउ किया गया है, साथ ही 4 व्हीलर्स केवल एम्बुलेंस ही है ना? केवल एम्बुलेंस है या कार्स भी इंक्लूडेड? केवल एम्बुलेंस है, यानी कार के लिए अलग से इसमें प्रोविजन नहीं है। इसमें कार के लिए प्रोविजन नहीं है, कंफर्म कर रहे हैं हमारे साथी अधिकारी। और कई जगह जैसे पुरानी गाड़ी को स्क्रैप करने का भी इसमें प्रोविजन लिया गया है। और साथ ही साथ आपने देखा फेम में एक कॉम्प्रिहेंसिवनेस लाने की जरूरत थी। जो इंडस्ट्री से इनपुट आता था, वो बार बार ये फीडबैक आता था कि आप चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पे उतना ही फोकस कीजिए जितना इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स पे। इसीलिए इस प्रोग्राम में ई ड्राइव में इन सबको साथ लेते हुए फोकस के साथ चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बने, साथ ही साथ ट्रकिंग इंडस्ट्री को भी इसमें इंक्लूड किया जाए। 2 व्हीलर्स, 3 व्हीलर्स, एम्बुलेंसेज, इन सब का इसमें ध्यान रखा गया है। आपके साथ डिटेल एमएचआई की तरफ से बताएंगे। 271 शिशिर। Sir, good evening. Shishir here from Hindu Business Line. Sir, I have two questions. One, you talked about the PMJ, PM Ayushman. So you said that anyone having CGHS, ESI or private insurance, he will have the option to shift to PM Ayushman or he will continue with that. So only one thing will be available for one. मैं पहले इसको क्लैरिफाई कर देता हूं। मैंने बहुत क्लियरली कहा था, जहां पर भी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स में बेनिफिट है ऑलरेडी, वहां पे ऑप्शन रहेगा, राइट? अब इस कैटेगरी को आप एक तरफ रखिए। फिर हुए जो ईएसआईसी में या प्राइवेट इंश्योरेंस लिए हुए, दे विल ऑल्सो बी एलिजिबल टू बी कवर्ड अंडर आयुष्मान। But they will get the option only one, I mean not दोनों both. रहेगा ऑप्शन या एंड हैव दिस Okay, so private medical प्राइवेट एंड ईएसआईसी में दिस इज एन एडिशनल कवरेज। is the additional one. And the second thing, sir, that will there be any, I mean, addition to the car makers, I mean, under the PM e-drive with a new name? MHI will inform you as and when it is added. 13 नंबर। नहीं, for 13 के बाद। Sir, I am Prakasham Pudiyati, Madhurabhumi, Kerala. I just want to know how the e-bus project will be implemented, and whether the states will get buses according to for the public transport according to their needs. E-bus program is already implemented. It is already running functional in many states, almost practically every state. As I think it is in 169 cities, it is already functional. So now what has been added to the program is that there is a payment guarantee. 169 cities it is already functional. So the payment guarantee for the monthly payments which have to be done to the operating partner, that will be guaranteed by this mechanism. What used to happen is that the buses are running, but the people who are operating, they are not getting the payments. So then the program gets unsustainable. That's why this has been added. 78 for this side. सर, मैं रोहन हूँ सीएनबीसी आवाज से। मेरा सवाल ये है कि फेम 2 में कुछ समस्याएं आई थी, कुछ कंपनियों को आपने इंसेंटिव दिया था, फिर उनसे वापस भी मांगा था, उन्हें बाद में ब्लैकलिस्ट भी कर दिया था। तो फेम 3 या पीएम ई ड्राइव में ऐसा ना हो, ऐसा रिपीटेशन ना हो, तो इसके बहुत लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पीएम ई ड्राइव में जो टेस्टिंग, स्टैंडर्डाइजेशन, वेरिफिकेशन, इन सब पे बहुत बड़ा फोकस दिया गया है। बिकॉज देखो, अभी ये इंडस्ट्री एक नए लेवल पे पहुंच गई है।
इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का अडॉप्शन एक नेचुरल वे में अब होने लगा है, और हमारे पास ग्लोबल एक्सपीरियंस भी आज अवेलेबल है। चाहे यूरोप का एक्सपीरियंस देखें, यूएस का एक्सपीरियंस देखें, चाइना का एक्सपीरियंस देखें, आज एक वो एक्सपीरियंस अपने पास अवेलेबल है। तो अब टाइम आ गया कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल इंडस्ट्री को एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की तरफ ले जाया जाए। तो उसके लिए जितना सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, जैसे आपने देखा होगा जो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हैं, उन क्वालिटी स्टैंडर्ड्स का एनफोर्समेंट भी चालू हुआ है, जिससे कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल एकदम सेफ बने, क्योंकि बैटरी के अपने इनहेरेंट इश्यूज होते हैं। उन इनहेरेंट इश्यूज को सॉल्व करना है तो स्टैंडर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे और क्वालिटी कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो इन सब चीजों को जो फेम 1 और फेम 2 से सीखने को मिला, जो अनुभव आया, उन सबको इसमें प्रोग्राम में इनकॉर्पोरेट किया गया है। 3 number. Good evening, sir. Sapna here from CNBC. On the Ayushman Bharat scheme, just wanted to understand, around 3,473 crores is the initial additional expenditure that is anticipated. Correct. And when do we plan to roll this out, sir? And just an additional question. So, in your presentation, 4.5 crore families and 6 crore senior citizens. So, are we saying that the existing base is 4.5 crore families covered under the scheme already? Many of them would be covered, Haan. and some would be additional. So the key number to note is 6 crore senior citizens. So, they are to be covered, or Some will be already covered, but they will get additional coverage. Okay, So and- let me once again And cover sir- this point. yes, and sir, beneficiary base you're saying 12.3 crore families. So, could you just, sure. Let me Make us understand. once again cover this. Thank you, sir. See, वो लगा सकते हैं वापस? For the families which are not covered, and there are families which are presently covered, right? आयुष्मान. ठीक है, मैं कर रहा हूँ। और पीछे. बैक. कर रहा हूँ। हाँ, ये रहा। See, look at the two categories. For families which are presently covered and for families which are not covered, correct? There can be only two categories. So families which are presently covered, they will get an additional top-up cover up to rupees 5 lakh per year. The families which are not covered, they will get a new cover of 5 lakh rupees per year, right? So using this construct, we basically cover all the families which have a senior citizen. 12.3 crore is information only, which is the current base. Some of these families will already have senior citizens which are covered. So the key point to note here is 6 crore senior citizens will get covered in 4.5 crore families. That is the estimate. But as we move forward, as we roll it out, we will come to know the accurate numbers. These are estimates. 49 पीछे. Sir, I am Thwesh from Economic Times. Sir, in the FAME 2 scheme, there was a key component of indigenization, that the vehicles that are made largely in India will be subsidized. Will this be continued in Yes, the that new will be scheme? that will be. And continued. sir, what percentage of localization will be mandated to be eligible for subsidies? As and when the program is get notified, you'll get the details of the percentages, which components have to be localized. All those things will come, but the localization drive is integral part of practically every incentive scheme, as you have seen in mobile phones, in case of laptops, hardware, in case of PLI for batteries, in case of practically PLI for special steels. Everywhere the focus is on making sure that our own technologies get developed and our own supply chain gets developed. 125. सर प्रशांत हूँ एनडीटीवी से। इसी आयुष्मान भारत से जुड़ा सवाल है सर। जो नए लोग, थोड़ा सा बस क्लैरिफिकेशन चाहिए, जो नए लोग जुड़ेंगे सर, उसमें परिवार में अगर 2 बुजुर्ग हैं 70 साल के ऊपर, तो दोनों को शेयर करना पड़ेगा। करेक्ट। 5 लाख में अगर 2 या 3 लोग हों, जनरली जितने- देखो,
ये पूरी की पूरी आयुष्मान भारत प्रोग्राम जो है सारा फैमिली बेस्ड है। इसका आधार इंडिविजुअल नहीं है, इसका आधार हमेशा एक फैमिली है, राइट, शुरुआत से। इसीलिए अगर आप देखते हो इसमें टॉप पॉइंट देखोगे, वी ऑलवेज से बेनिफिशियरी बेसिस 12.3 करोड़ फैमिलीज। तो आगे का जो अभी एडिशन हुआ है ये भी फैमिली इसका बेस रहेगा। एक फैमिली में अगर 2 बुजुर्ग हैं तो 5 लाख रुपए का कवरेज उन दोनों में शेयर होता है। और जो लोग पहले से कवर्ड हैं उनके लिए भी यही लागू होगा, उनको जो टॉप अप मिलेगा वो भी शेयर होगा। शेयर्ड टॉप अप कवर अप टू 5 लाख रुपीस पर ईयर। आप इसको एक तरीके से 70+ ईयर्स के बुजुर्गों को कवर करने के लिए एडिशनल कवर इसको समझना है भी एडिशनल कवर ये। 26 Sir, C.K. Naik here. Sir, basically, what is the basis of fixing this 70 years as benchmark? Because senior citizens normally age is 60. I think we need to do some socio-economic research on this. So just to add to my point. Very good question. Next we can. So the life expectancy of an Indian is 70 plus 62. 10 number. Sir, this is Abhishek from Business Line. Sir, quick question is there a state component in this amount? In this Ayushman Bharat 5 lakh, is there a state contribution to it? State component hai kya isme? So there is a state component. So what is it and how is it going to be divided? Calculations will come as it goes on. I think there is a formula for that. And which is exactly the same formula which is currently there. And sir, the other question is also from when do these benefits start accruing? I mean, let's say it's rolled out on the ground tomorrow onwards and a family registers tomorrow only. Is there a cooling off period? It will be rolled out in a very systematic way. Very soon the Health Ministry will announce the details of how the program will be rolled out, and when the benefits will start accruing. So let's wait for that. The Health Ministry will come with the details on this. 249. सर, मैं कृष्ण मोहन शर्मा भारत एक्सप्रेस से। जो 70 इयर्स के लोगों को हमने पीएम जय में शामिल किया है, बहुत अच्छी योजना है, लेकिन सवाल ये है कि ये सारी योजना सरकारी अस्पतालों तक सीमित है। अगर कोई बहुत नीडी व्यक्ति प्राइवेट हॉस्पिटल में जाए तो पीएम जय या बाकी जो भी सरकारी कार्ड है उसको देख कर पहले उनको ये करने से, दाखिल करने से मना कर देते हैं। तो उसमें सरकार कोई बाइंडिंग करेगी उस पर? ऐसा नहीं है। जितने हॉस्पिटल्स आयुष्मान में एनरोल्ड हैं वो सारे के सारे हॉस्पिटल्स इसको फैसिलिटी को प्रोवाइड करते हैं, और इसमें काफ़ी एक्सपीरियंस बिल्डअप हो रहा है, हॉस्पिटल्स का भी, गवर्नमेंट का भी, बेनिफिशरीज का भी। इस तरह के इतने बड़े लेवल के जो प्रोग्राम्स होते हैं, उन प्रोग्राम्स का अपने देश में इससे पहले कोई एक्सपीरियंस नहीं था। अब हेल्थ सेक्टर में इस इनिशिएटिव से, और साथ में जो पूरा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर इसके साथ बन रहा है, उसको लेके कई जगह बहुत अच्छा अनुभव आया है और कई जगह और भी प्रयास लगातार चल रहा है। सर, बिल्कुल सही कहा आपने। सरकारी अस्पताल में या कुछ अस्पताल तो बहुत वेलकम करते हैं, लेकिन मैंने पर्टिकुलरली कई जगह लोगों को देखा है कि सीजीएचएस या पीएम जय योजना की वो बात करते हैं तो फिर वो कहते हैं कि किसी सरकारी अस्पताल में चले जाओ। तो चेक एंड बैलेंस करने की जरूरत है, मैं ये कहना चाहता हूँ। बिल्कुल, जितने एनरोल्ड है हॉस्पिटल्स उन सबको इसमें सर्विसेज देनी ही पड़ेगी। 179। इसमें सभी सीनियर सिटीजन्स कवर होंगे, चाहे परिवार की इनकम, परिवार की सोशल स्टेटस कैसी भी हो, सभी सीनियर सिटीजन 70 से ज़्यादा के उम्र के कवर होंगे। इसमें किसी को, मतलब सभी को कवर किया जाएगा, इसी भावना के साथ किया जा रहा है। पहला प्रश्न आपका क्या था? स्टेट्स पे बाइंडिंग तो नहीं है ये कार्यक्रम ना? स्टेट्स
स्टेट्स की ऑप्शन पे है। हाँ, जो मेरे ख्याल से 2-3 स्टेट को छोड़ के सभी ने आयुष्मान में, किसने? दिल्ली ने, उड़ीसा ने तो अब कम हो ही गया। केवल वेस्ट बंगाल और दिल्ली, इन दो के अलावा बाकी सब स्टेट्स ने आयुष्मान भारत ज्वाइन किया हुआ है। 68। सर, आनंद हूँ, टीवी 9 भारतवर्ष से। ये पीएमई ड्राइव में क्या एम्बुलेंस को पहली बार शामिल किया गया है? और ऐसा भी कहा जाए कि प्रधानमंत्री खासतौर पे चाहते थे कि इस स्कीम में एम्बुलेंस को भी शामिल किया जाए, इसके पीछे कोई खास वजह सर? पहली बार किया एम्बुलेंस को, कोई खास वजह सर? बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम इसका विस्तार करें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की पूरे इकोसिस्टम का, इसीलिए ट्रक्स, एम्बुलेंसेज, इन सबको इसमें इन्वॉल्व किया है। पीएम साहब ने बहुत फोकस दिया था कि एम्बुलेंसेज में हाइब्रिड का भी सुविधा रहे। सर, राजस्थान पत्रिका से नवनीत मिश्रा हूं। मेरी आवाज सुनाई दे रही सर? फिर से बताइए। मैं राजस्थान पत्रिका से नवनीत मिश्रा हूं। आयुष्मान योजना का सर लाभ उठाने के लिए भर्ती होना जरूरी है, तो जबकि देखा जाता है कि कई बार बीमारियों में आम आदमी का पैसा टेस्ट में और दवाओं में ज़्यादा खर्च होता है, तो क्या इस योजना में कुछ ऐसे भी प्रावधान करने की ज़रूरत है कि जिससे अगर कोई भर्ती नहीं होता है लेकिन अगर उसकी दवा या टेस्ट में ज़रूरत होती है वो भी लागत उनको मिल सके? दुनिया भर में जितनी रिसर्च हुई है हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में, उन सब और हेल्थ केयर के बारे में, उस सब से एक क्लियर कंक्लूजन निकलता है कि मैक्सिमम खर्चा आता है जब हॉस्पिटलाइजेशन होना पड़ता है। इसीलिए करीब करीब दुनिया भर में जितनी मेडिकल हेल्थ केयर की प्रोग्राम्स हैं उन सब में ज़्यादा फोकस उस बड़े खर्चे को कवर करने के लिए किया गया है जो कि सेकेंडरी और टर्शियरी केयर के जरूरत पड़ती है। 126, I think this is. Sir, Aditi Agrawal from Hindustan Times. 2 questions. One, car companies have been asking for lower GST on hybrids, on strong hybrids in particular, especially so that they can offer smaller cars in the market by reducing their price, bring cars under the sub 10 category, sub 10 lakh category. So has that been discussed at all? Because the hybrids focus has only been for ambulances. And second, under PM E-Drive, has there been any discussion around scrapping policy, around changing it to emission-based versus age-based? Because the MOT secretary recently said that there will be consultation on this issue. Both the questions are irrelevant from the point of view of the cabinet decisions because, see, it's a new scheme. This scheme has certain points which are covered. All those points I have already explained. Regarding the trucks, there is a linkage with the incentive and scrapping old vehicle. That linkage, once the scheme is notified in detail, you will come to know. But there was no discussion, and in fact scrapping policy, that's an independent thing. The GST on hybrid is also totally independent thing. That's not connected with this. धन्यवाद आप सबका, और आप सबसे अनुरोध है कि आपके लिए भोजन की व्यवस्था हम लोगों ने की है, प्लीज कृपया ग्रहण करें और तब जाएं। थैंक यू वेरी मच।